अंतर्मन को उजागर करते हुए ये केवल एक प्रभाव है, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को शारीरिक तौर पर व्यक्त करने का एक तरीका। इसको समझने की प्रक्रिया गलत सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि आप इशारे करने के तरीकों या भाषा में संकेतों के भाव से परेशान हैं, तो प्रभाव की जगह कारण को समझने की कोशिश कीजिए। व्याख्यान के दौरान इस्तेमाल किए गए बनावटी इशारे भाषण में प्रभाव डालने का काम नहीं कर सकते। यदि आंगन में खड़ा पेड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें समय पर खाद पानी डालें और रोशनी की रुकावट को दूर करें। पेड़ की सेहत सुधारने के लिए कुछ शाखों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पानी का कूंट खाली है तो बारिश का इंतज़ार कीजिए या फिर ज़रूरत पूरी करने के लिए कुआं खोदिए। जाहिर है, सूखे कुंड में पाप लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला। जिस वक्ता को भावना और विचार पहाड़ी झरनों की तरह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें भाव व्यक्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों को भावना खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। विषय में डूबकर नाटकीय भावना व्यक्त करने वाले कलाकार को अभिनय के नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाव अंतर्मन से पैदा होने चाहिए। ज़बरदस्ती पैदा किए गए भाव बनावटी लगते हैं। लकड़ी का घोड़ा बच्चों का दिल बहला सकता है, लेकिन रास्ता तय करने के लिए असली घोड़े की ही ज़रूरत पड़ती है। किसी विषय से संबंधित निश्चित नियम तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। भाषण माहौल, वक्ता के स्वभाव और दर्शकों के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। 6 का गुना 7 से करना हो तो परिणाम अंदाजे के मुताबिक हो सकता है, लेकिन भाषण के दौरान वक्ता किस विचार पर कैसा भाव प्रस्तुत करेगा, इसका ठीक अंदाज नहीं लगाया जा सकता। भाषण के बीच में वक्ता कई बार दोनों हथेलियों को पहले उंगलियों को छोड़कर बाकी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है और पहली उंगलियों को मिलाकर दर्शकों की तरफ ऐसे संकेत करता है जिसे विचारों को बेचार कर रहा हो। बहुत से वक्ता हथेली पर मुट्ठी की ताल देते हुए विचार पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वही ब्रायन अहम विचारों को प्रस्तुत करने के दौरान ताली मारने के बाद सीधे हाथ को ऊपर उठाने का आदी है। क्लेजस्टन विचारों को बल देने के लिए सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारता है। इस प्रकार वक्ता के अंदाज के बारे में कुछ अटकलें ज़रूर लगाई जा सकती, लेकिन ये तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में वक्ता किस अंदाज को विकसित कर ले। इस विषय को ज़्यादा स्पष्टता के साथ समझने के लिए कुछ सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित न कर पाने वाला अंदाज व्यर्थ होता है। विचारों को मजबूती देने और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में संकेतों और अंदाज की अहम भूमिका होती है।
विचारों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश को बलपूर्वक व्याख्यान संकेतों के जरिए प्रस्तुत की कारण स्वर में बदलाव, चेहरे के हाव भाव और सिर, हाथ या पैर को झटका देकर इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। भाषण के दौरान शरीर की मुद्रा बदलना भी प्रभावशाली अंदाज माना जाता है। यदि सड़क पर टहलते समय लोगों का ध्यान आपकी चल की ओर आकर्षित होता है तो जाहिर है कि आपके व्यक्तित्व के मुकाबले चलने का ढंग लोगों पर ज़्यादा असर डाल रहा है। अतिचाल में बदलाव की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ऐसे वक्ता को सुना है जिसके विचार चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन बोलने के अंदाज वशीभूत करने योग्य है? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल बनावटी अंदाज से कमज़ोर विचारों को आकर्षित नहीं बनाया जा सकता। अंतर्मन से उत्पन्न विचारों का भाव संदेश में छुपी सच्चाई और गहराई को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मिश्रण से सत्यता प्रमाणित होती है। भाषण के बनावटी अंदाज के अभ्यास और अभिनय करने के प्रयास के दर्शकों को खोखलेपन का एहसास होने लगता है। अलग अंदाज या नज़ाकत से चलने के लिए सरस या फैशन शो का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर नज़ाकत से चलना हाथ पैरों को थिरकाने के लिए नाचने के मंच तैयार किए जाते हैं। बिना वजह हाथ पैर थिरकाना अच्छा नहीं लगता। बिना किसी मौके के नज़ाकत और दक्षता के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आपके जूते, उच्चारण का तरीका और अंदाज लोगों का बेवजह ध्यान खींच रहे हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। यदि भाषण के दौरान वक्ता ने प्रभावशाली भाव प्रकट किए हैं तो दर्शक ज़रूर कहेंगे, क्या शानदार तरीके से बयान किया है। बात एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनके विचार का समर्थन करता हूँ। भाव महत्व के मुताबिक होना चाहिए। मजे हुए कलाकार और वक्ता को पहले से मालूम नहीं होता कि वो किस विचार पर कैसा भाव और अंदाज अपनाएगा। भाषण के दौरान आज प्रस्तुत किए गए भाव अगले भाषण में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दरअसल मजे हुए कलाकारों और वक्ताओं के भाव दिन के मिजाज पर आधारित होते हैं। इसमें आवेग और बुद्धिमानी की भी अहम भूमिका होती है। बुद्धिमानी शब्दों पर विशेष ध्यान दें। प्रकृति भी हर बार एक जैसा सूर्योदय और बर्फ की चादरें नहीं बिछाती। इसी प्रकार एक निपुण वक्ता भी बार बार एक जैसा अंदाज और भाव पेश नहीं करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदाज और भाव के बारे में सोचा ही नहीं जाए। यदि ऐसा होता तो इस वीडियो की आवश्यकता ही क्या होती। जब कमांडर टुकड़ी के किसी जवान की ओर इशारा कर उसे एक कदम आगे आने को कहता है तो कमांडर की मंशा केवल उसी जवान को नसीहत देने की होती है। इसी प्रकार सर्वजन के समक्ष बोलने की कला सीखने वाले व्यक्ति को सभी आवश्यक प्रतिभाओं का आकलन करते रहना चाहिए। यदि किसी एक प्रतिभा को विकसित
करने में ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषण देने की कला से संबंधित सभी सिद्धांतों को याद कीजिए। पहचानिए कि किस मौके पर भाषण में निरसता, व्यर्थता, भद्दापन जैसे खोट महसूस हो रहे हैं। इन कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कीजिए। एक कमी दोबारा ना दोहराने का प्रयास कीजिए। आत्मचेतन और स्वयं की चेतना को समझना अलग अलग मुद्दे हैं। ये वक्ता के विवेक पर आधारित होता है कि भाषण के दौरान स्वाभाविक अंदाज और भाव कैसे विकसित किए जाए और किस प्रकार अभ्यास के लिए समय निकाला जाए। हर असाधारण कलाकार और वक्ता ध्यान से अनुसरण करता है, सीखता है और अभ्यास करता है। साथ ही भाव में स्वाभाविक लाने के लिए निरंतर जी तोड़ मेहनत करता है। याद अभ्यास तभी सफल माना जाता है जब अभिनय करते वक्त भाव स्वाभाविक हो जाए और बोलते वक्त सही उच्चारण के लिए सोचना ना पड़े। मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार और भाषण देने वाले वक्ता में एक ही भाव को कई तरह से व्यक्त करने का गुण होना चाहिए। दरअसल भावों को व्यक्त करने के भिन्न तरीकों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए भाव व्यक्त करने की सूची तैयार करने से अच्छा है स्वाभाविक रूप से भाव पैदा करने की कला का निरंतर अभ्यास किया जाए। इस कला में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भाव में एक रूपता नहीं होनी चाहिए। भुना मांस बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है, लेकिन इसे सुबह शाम के खाने का ज़रूरी हिस्सा बना लेना संभव नहीं है। एक ही तरह भोजन से व्यक्ति बहुत जल्दी उसका उगता जाता है। इसी प्रकार एक जैसे भाव दर्शकों में ऊब पैदा करते हैं। भावों में विविधता लाने की कोशिश कीजिए। एक रूपता से सुंदरता और आकर्षण फीका पड़ने लगता है। भाषण के बीच की महत्वहीन की कमजोरी को जन्म देती है। बेचैनी भी एक भाव है। बेचैनी जैसी कई निर्वाक भाव दर्शकों का मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। किसी राष्ट्रीय नेता के भाषण के दौरान यदि दरबान खिड़कियां बंद करने लगे तो जाहिर तौर पर उस और ध्यान आकर्षित होगा। मंच के कोने में खड़ा गायक समूह यदि गाते वक्त कुछ विशेष अदाओं का इस्तेमाल करता है तो दर्शकों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज किसी चलती रेंगती चीज को खतरे के समान मानते थे। इस आदत को हम आज तक नहीं भुला सके। विज्ञापन करने वाले कंपनियां आज भी शहरों में तेज रोशनी की किरण घुमाकर इस विधि का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार एक बुद्धिमान वक्ता प्रभावशाली इशारों की हलचल से एक और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। वही व्यर्थ इशारों को छुपाकर नकारात्मक प्रभाव पर काबू पाता है। इशारों का इस्तेमाल या तो भाव के साथ होना चाहिए या भाव के पहले, भाव के बाद नहीं। लेडी मैकबीथ ने कहा था, आपकी आंखें बाहों और शब्द में सौभाग्य का भाव
झलकना चाहिए। इसके उलट भाव पैदा करने से हास्य की उत्पत्ति होती है। कहिए, उधार वो गया। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद जाने वाले की और इशारा कीजिए, जाहिर तौर पर हास्य का भाव पैदा होगा। छोटे और झटकेदार इशारों से बचिए। कुछ वक्ता उन बोरों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं जो बख्शीश लेने में कामयाब ना रहे हों। इशारे करते वक्त कंधे से जोर लगाइए, न किसी कोहनी से। ऐसा करने से गति में सरलता और सहजता महसूस होगी, लेकिन इशारों को बहुत धीमी गति से भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वक्ता ध्यानमग्न प्रतीत होगा, जैसे ईश्वर में लीन हो। एक मामूली सटीक बल भाव में जान डाल सकता है। इस प्रभाव को हासिल करने में बनवाटी भाव कारागार सिद्ध नहीं होते। हालांकि दर्शकों को भाव में खोट की वजह का पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन फिर भी कमी जरूर महसूस होगी। चेहरे के भावों का महत्व। कभी फिल्म के पोस्टर पर कलाकारों के भावों को ध्यान से देखा है? समूह गान गाने वाले लड़कियों के उस समूह पर गौर से ध्यान दिया है जिन्हें डर का भाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। इनका भाव इतना बनवाटी होता है कि हंसी आने लगती है। इसी प्रकार किसी प्रसिद्ध कलाकार के डर दर्शाने वाले भावों पर ध्यान दीजिए। कलाकार का चेहरा उतरा हुआ होगा, भौहें तनी हुई होंगी, शरीर सिमटा हुआ होगा और आँखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अभिनय करते वक्त कलाकार वास्तव में भयभीत होने की कल्पना करता है। चेहरे की मांसपेशियों से उत्पन्न भाव हाथों के इशारों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। घोड़ा गाड़ी दौड़ाने में हाथों का जबरदस्त इस्तेमाल और चीख चिल्लाहट दर्शाने के मुकाबले उदासी से भरा भाव दर्शाना ज्यादा मुश्किल होता है। आँखों को दिल का रोशनदान माना जाता है। आँखों की चमक के साथ विचारों को भी चमक मिलती है। ज़रूरत से ज़्यादा इशारों का इस्तेमाल न करें। हकीकत है कि जीवन के उदास लम्हों में इशारों का ख़ास इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मृत्यु के बाद शख्सता में मिलने वाले करीबियों संबंधियों पर दोस्तों से बिना किसी भाव के मिला जाता है। ऐसे मौक़ों पर हाथ मिलाना, गले लगाना और उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मौक़ों पर व्यक्ति शांत एवं विचारों में खोया प्रतीत होता है। जोर से हाथ झटकाने और चिल्लाने वाले व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, गुस्से से लाल आँख और धमकाते चेहरे वाला गंभीर व्यक्ति एक ही बार में ढेर कर सकता है। बात का तबंगार बनाने में कोई आकर्षण नहीं होता। इन प्राकृतिक सिद्धांतों पर ध्यान दें और अभ्यास करें। शारीरिक मुद्रा। दर्शकों के समक्ष वक्ता का शारीरिक अंदाज
हाव भाव से प्रस्तुत किया जाता है। हाव भाव की कला का वास्तव किताबी नियमों से नहीं बल्कि भाषण के स्वभाव और मौके की नज़ाकत से होता है। सभासद लाफलेट पैर के अगले हिस्से के बल 3 घंटों तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा झुककर बोला, मैं हाथ फिराते हुए संगठन की जोर जोर से प्रदर्शन करने लगे। ये बेहद प्रभावशाली अंदाज था, लेकिन यदि इस अंदाज का इस्तेमाल सड़क बनाने वाली नई मशीन की तारीफ में किया जाए तो यकीनन बेहद भद्दा लगेगा। भड़कता और आक्रामक बात कहते वक्त भाव जटिल हो जाते हैं, मुट्ठी भींच जाती है और शरीर का भार किसी एक पैर पर पहुंच जाते हैं। किसी ज्वलंत राजनीतिक वाद विवाद में या सड़क पर झपड़ के दौरान व्यक्ति इस और ध्यान नहीं देता कि शरीर का भार कौन से पैर पर है। शांत व सहज संदेश देते समय आमतौर पर शरीर का भार पिछले पैर पर होता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए। ये स्वाभाविक हरकत है। भाषण देते वक्त में सैनिक की तरह एड़ियों को आस-पास रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। वही ट्रैफिक हवलदार की तरह पैर फैलाकर भी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। खड़े होने का अंदाज स्वाभाविक और सामान्य होना चाहिए। यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि भाषण देते वक्त मुद्रा और अंदाज स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का अंदाज विकसित करने पर ध्यान ही ना दिया जाए और अभ्यास की महत्व को नज़रअंदाज किया जाए। मजबूत मांसपेशियों वाले हाथ को हल्की कसरतों से लचीला बनाया जा सकता है। शरीर में लचीलेपन से सहज अंदाज विकसित होता है, जबकि जटिल शरीर कड़े व्यक्तित्व का एहसास कराता है। फंसे हुए सीने वाला व्यक्ति कमजोर नजर आता है। इसके विपरीत झुर्रिल कंधे बाहर की और उधरा सीना और तनी गर्दन वाला व्यक्ति आकर्षक महसूस होता है। इस प्रकार स्वास्थ्य शरीर, आत्मविश्वास और लचीलापन प्रभावशाली अंदाज के आधार होते हैं। इन गुणों से भाषण में विविधता आती है और विविधता के बिना भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा और भद्दा शरीर होने के बावजूद भाषण की कला के शिखर पर पहुंचने वाला वक्ता मामूली इंसान नहीं हो सकता। केवल शुद्ध आत्मा और साफ विचार वाला व्यक्तित्व ही इस मुकाम पर पहुंच सकता है। ऐसे कई अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं।
व्यक्तित्व के तेज गंभीरता, ईमानदारी और विचारों की शुद्धता से दर्शक प्रभावित होते हैं। भद्दे डोल के बावजूद महान वक्ता बनने के लिए अब्राहम लिंकन जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से पेश आने का अंदाज सीखने के लिए शीशों के सामने खड़े होकर अभ्यास करें, लेकिन इस अभ्यास को एक सीमा तक ही करना चाहिए। चल में भद्देपन को दूर करने के लिए शीशों के सामने चलकर देखें और कमी को दूरी करने की कोशिश करें। मंच पर उसे सामान्य अंदाज से पेश आए जैसे घर आए मेहमानों के साथ आया जाता है। यदि आपकी शारीरिक रचना प्रभावशाली नहीं है तो नृत्य का अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और बेहतर अंदाज की कल्पना कीजिए। एक ही मुद्रा से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। महान विचार के साथ शरीर की मुद्रा में भी बदलाव करना चाहिए। भाषण देते वक्त तनाव मुक्त रहना चाहिए। अंदाज विकसित करने का कोई नियम नहीं है, इसे निजी पसंद और स्वाद के मुताबिक विकसित करना चाहिए। मंच पर भूल जाएं कि आपके हाथ भी हैं, इनका इस्तेमाल केवल ज़रूरत के वक्त करें, लेकिन प्रभावशाली ढंग से। निस्संदेह भाषण देते वक्त कुछ समय के लिए हाथों को पीछे की ओर मुड़कर जोड़ लेना या सीने पर रखकर जोड़ लेने से खास फर्क नहीं पड़ता। भाषण में सबसे ज़्यादा महत्व विचारों का होता है। साथ और पैरों की स्थिति से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पिछले अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हुए अभ्यास के महत्व को नज़रअंदाज ना करें। आपका अंदाज और भाव एक होना चाहिए, चाहे अंदाज खुद को गलत ही क्यों ना लगे। अंदाज कितना भी प्राकृतिक क्यों ना हो, अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है। अंदाज विकसित किए बिना आकलन नहीं किया जा सकता। शिक्षक टूर कीजिए, अंदाज विकसित कीजिए और अभ्यास के जरिए कमियों को सुधारिए। महान कलाकारों और वक्ताओं के अंदाज का अध्ययन कीजिए। प्रकृति के व्यवहार और प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पेड़ की पत्तियां हवा के हल्के से झोंके से भी हिलने लगते हैं। इसी प्रकार चेहरे की मांसपेशियों और आँखों की चमक में भाव के साथ बदलाव लाने का अभ्यास कीजिए। एमर्सन ने कहा है कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ वो मुझे खुद से ज़्यादा महान नज़र आता है, इसीलिए मैं उनसे कुछ सीख पाता हूँ। अंत अपनी आँखें सदा खुली रखनी चाहिए। एमर्सन के अनुसार हमारी आँखें सौदाई में डूबी रहती है, लेकिन इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। इस पुस्तक को एक तरफ रख दीजिए, बाहर निकालिए और किसी बच्चे को माँ से खाना मांगते हुए देखिए। लोगों को सड़क पर झगड़ते देखिए। गतिमान जीवन को करीब से समझिए। क्या आप जानते हैं कि जीत का भाव
कैसा होता है? चुनाव में जीत के बाद हाथ उठाते नेताओं के विजयी मुद्रा को गौर से देखिए। क्या आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? भीख मांगते लोगों का संयुक्त चित्र कीजिए और उसका गौर से अभ्यास कीजिए। लोग भीख मांगते, उधार लेते और झूठ बोलते वक्त कैसे भाव प्रस्तुत करते हैं, इन भावों का ध्यान से अभ्यास कीजिए और अभ्यास के द्वारा स्वभाव में शामिल करने की कोशिश कीजिए। भाषा शैली पद्धति। भाषण में संपूर्णता व्याख्यान के अंदाज से आती है। यदि दर्शक किसी वक्ता को सुनने का इंतजार करते हैं तो मान लीजिए कि वक्ता के शैली बेहद प्रभावशाली है। भाषण देते समय वक्ता की सारी शक्ति वक्तृता के लिए एकत्र हो जाती है। भाषण के दौरान विचारों के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य पर पकड़ भाषा को अलंकारित करने के लिए वाक्यों का क्रम और शब्दों का चयन, भाव एवं अंदाज को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक शक्तियों पर नियंत्रण, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। दरअसल इस हुनर में निपुण वक्ता दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ता है। वक्ता के लिए भाषण का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, तभी भाषण को यादगार बनाया जा सकता है। भाषण से पहले उचित तैयारी ना करने वाले लापरवाह वक्ता के हाथ केवल निराश लगती है, जबकि भाषण के विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का उचित चयन और विचारों की स्पष्ट समझ खाने वाले वक्ता सदा प्रभावशाली भाषण देने में कामयाब होते हैं। भाषण प्रस्तुत करने के 4 आधारभूत तरीके होते हैं। इसके अलावा बाकी तरीके इन चारों आधारभूत तरीकों को तोड़ मरोड़ विकसित किए गए हैं। पहले से तैयार किए गए लेख को पढ़ना, लेख को याद कर भाव को व्यक्त करना, छोटी छोटी टिप्पणियों नोट्स की मदद से पढ़ना और बिना तैयारी के भाषण देना, इनमें से किसी एक तरीके के श्रेष्ठ सिद्ध नहीं किया जा सकता। दरअसल इन तरीकों को मौके के आधार पर प्रभावित दी जाती है। किसी मौके पर भाषण देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए, ये निपुण वक्ता पर छोड़ देना चाहिए। दर्शकों के संभाव के आधार पर भी इसका निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा विशेष समय एवं तैयारी के अभ्यास के आधार पर भी भाषण के किसी एक तरीके को चुना जा सकता है। भाषण के तरीके से संपादित निर्णय लेते वक्त खुद से एक बार साहस पूर्वक जरूर पूछे, जो बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं उसे करने का प्रयास जरूर कर सकूंगा। साहसी और सकारात्मक व्यक्तित्व को
जीत मिलती है, जबकि डरपोक को हर का मुंह देखना पड़ता है। साहस एवं प्रयत्न से रास्ते की बाधाओं पर विजय हासिल की जा सकती है। लेख को पढ़ना सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला सिखाने वाले किताबों के मुताबिक लेख पढ़कर भाषण देने वाला वक्ता को भगवान से पाप की क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। जितना चाहे खुद को उतना धोखा दे सकते हैं, पर याद रखें, दर्शकों के समक्ष पढ़ने को भाषण नहीं माना जा सकता। निस्संदेह कुछ विशेष मौके पर लेख पढ़ जाते हैं, जिसे संसद के कार्रवाई का उद्घाटन, किसी विचारात्मक संस्था के समक्ष कटु प्रश्न उठाना, किसी ऐतिहासिक घटना की कृति का वर्णन। ऐसे मौके पर वक्ता की प्रतिभा के अलावा घटना विशेष का महत्व और प्रस्तुतिकरण का अंदाज भी अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे व्याख्यान की भाषण इतनी सटीक एवं स्पष्ट होनी चाहिए कि एक भी शब्द के अर्थ पर उलझन न पैदा हो। ऐसे मौके पर वक्ता पटुता को शोर पर निकाल जाना चाहिए। निस्संदेह इस प्रकार के लिखित भाषण के बेहद लंबे वो निराश होते हैं और दर्शक निराशपूर्ण ढंग से सब्र के इस्तेमाल के लिए बैठ जाते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि भाषण उनके सब्र की सीमा से लंबा ना हो। इन भाषणों में मौजूद सुनहरे शब्दों और महत्वपूर्ण विचारों से भी दर्शकों का उत्साह नहीं पड़ता। ऐसे महान मौकों की सबसे बड़ी डिम्बाना ये है कि लेख तैयार करने वाले लेखक का चयन योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता। लेखक या तो किसी महान क्रांतिकारी का पोता होता है या संसद में किसी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में जनता ने नायक बना दिया हो। दर्शकों को किसी महान छवि के व्यक्ति को दिखाना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को छवि से प्रभावित दर्शकों पढ़न और अदब से भाषण सुनते हैं, शायद रुचि से भी, चाहे भाषण लिखित विचारों के आसपास हो क्यों न मंडराता रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या कागज़ को अलग रखकर ऐसे भाषणों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाषण देते वक्त लेख पढ़ने के पीछे केवल 4 कारण हो सकता है। नंबर 1, आलस्य सबसे आम कारण है। किसी ने सही कहा है, ईश्वरीय शक्ति भी आलस्य से भरे व्यक्ति को काबिल नहीं बना सकती। नंबर 2, बेहद कमज़ोर याददाश्त। इस हद तक कमज़ोर के उचित अभ्यास और भरसक प्रयत्न से भी काम न चले। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है कि याददाश्त इस हद तक
कमज़ोर हो सकता है। दरअसल ऐसी सोच इच्छा शक्ति की कमी का परिणाम होता है। याददाश्त का कमज़ोर होना कारण नहीं हो सकता, बहाना ज़रूर हो सकता है। भाषण तैयार करने और अभ्यास करने के लिए समय की असल कमी वक्ता के सामने ऐसे कई चुनौतियों खन आते हैं जब हकीकत में समय की कमी के चलते अभ्यास नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रहे कि ऐसे मौके केवल विशेष परिस्थिति में ही आती है। भाषण से पहले अभ्यास का उचित समय मिलने से वक्ता की प्रस्तुति में 4 चांद लग जाते हैं। अंत विशेष परिस्थितियों में ही अचानक आए समय के दबाव को मानकर भाषण के लिए राजी होना चाहिए। भाषण में महत्व और मौके की नज़ाकत को समझते हुए विचारों को दर्शकों के समक्ष रखने का ढूंढ निश्चय। लेकिन यदि भाषण के दौरान बोले जाने वाले हर शब्दों का सटीक मजे हुए अंदाज और विचारों का तर्क संगत होना संदेश से ज़्यादा महत्व रखता है, तो क्या ऐसे मौके पर बिना तैयारी और अभ्यास के भाषण देने उचित होगा? संदेश में छुपे विचार की जगह बयान के अंदाज को महत्व देना केवल सभा का अपमान है, बल्कि सवाई ईश्वर के प्रति अशिष्टता भी है। दर्शकों के दिल तक पहुंचने के लिए भाषण का व्याख्यान धर्मोपदेश की तरह होना चाहिए। वास्तविक शक्ति और उत्साह के बिना भाषण का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भाषण के एहसास को मारकर शब्दों को सामान्य तौर पर पढ़ना जग निकालने हुए छोड़े के समान होता है। धर्मोपदेश देते वक्त उपदेश ही की निगाहें केवल लेख पर टिकी होती है। ऐसे मौके पर दर्शकों को वक्ता के हाव भाव का अंदाज नहीं मिल पाता। क्या निरंतर संवाद पुस्तिका को देखकर संवाद बोलने वाले कलाकार का अभिनय लंबे समय तक देखा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि सैनिकों को संपादित करते वक्त नेपोलियन लगातार लेख के और देखकर पढ़ता रहे और ईसा मसीह बिना किसी भाव के धर्मोपदेश दे। दरअसल इस वक्ताओं की विषय पर पकड़ बेहद मजबूत थी। निरंतर अभ्यास से भाव गहरे और प्रभावशाली हो गए थे और भाषण देते वक्त किसी लेख की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अतः ये वक्ता दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब साबित होते थे। लेख पढ़कर भाषण देने की कला का कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिद्धांत भाषण को प्रभावशाली बनाने में कारगर साबित नहीं हो सकता। अतः लेख पढ़कर भाषण देने से बचना चाहिए। भाषण का लेख तैयार कर या दशत के मुताबिक व्याख्यान या विधि काफ़ी हद तक प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत करने में कारगर सिद्ध होती है। यदि वक्ता के पास समय की कमी नहीं है तो भाषण के विचार को
समझने, सटीक शब्द चुनने और भाषा शैली को सुधारने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इस समय का इस्तेमाल भाषण को बार बार लिखने की जगह बिना वजह इस्तेमाल किए गए शब्दों और वाक्यों को हटाने, वाक्यों को मजबूत व प्रभावशाली ढंग से बांधने और सटीक मुहावरे एवं उदाहरण चुनने के लिए करना चाहिए। यादगार भाषण और बेमिसाल नाटक लिखे नहीं जाते, बल्कि बार बार लिखकर तैयार किए जाते हैं। जूलियस सीजर, रॉबर्ट इंगरसोल और कई मौके पर बोंडेल फिलिप्स जैसे जाने माने लेखकों व वक्ताओं ने नाटक और लेखों को यादगार बनाने के लिए बार बार लिखने की कला का इस्तेमाल किया है। अद्भुत प्रभाव और भाव के साथ यादगार संभाव प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने पंक्तियों को याद कर बार बार अभ्यास के जरिए असाधारण मुकामों को हासिल किया है। लेकिन अनुभव वही वक्ताओं को इस विधि का बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मामूली सी चूक बड़ी गलती का कारण बन जाती है। इस विधि के जरिए भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़े अभ्यास और कौशलता की ज़रूरत होती है। अनुभवी वक्ताओं द्वारा याद की गई पंक्तियों का उच्चारण भद्दा महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पर नए फर्नीचर या किसी और सामान के विषय में जानकारी देने वाले कर्मचारी द्वारा याद गई पंक्तियों को सुनिए। उच्चारण में अनुशलता और भद्देपन का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। याद किए गए भाषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। बेहतरीन याददाश्त वाले वक्ता भी बिना अभ्यास के भाषण में कुशलता का प्रभाव प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्या भाषण के वाक्यों को या वक्ताओं में शामिल शब्दों को भूलना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो भाषण के दौरान वक्ता उलझ जाता है और वक्ता को पूरा वाक्य शुरू से पढ़ना पड़ता है। जाहिर है कि आम तौर पर दर्शक एक ही वाक्य और विचार को दो बार नहीं सुनना चाहते। शुरुआत में ऐसी दिक्कतें सभी वक्ताओं के सामने आती हैं। अतः अभ्यास के जरिए इन बाधाओं को पार करना चाहिए। यदि लेख लिखने से आपके भाषण का प्रभाव पड़ता है तो लेख तैयार करें और उसे याद करें। याद किए गए लेख का बार बार अभ्यास करें। निस्संदेह मनचाहा परिणाम हासिल होगा। इस कला में निपुण होने के लिए कई विषयों पर बिना तैयारी के बोलने का अभ्यास कीजिए। भाषण देने के लिए विषय की तैयारी केवल मानसिक आधार पर कीजिए। कोई लेख मत लिखिए। इस प्रकार आपकी याददाश्त बढ़ेगी और भाषण देने के अंदाज में भी सुधार जाएगा। टिप्पणी और अहम बिंदुओं की सहजता से पढ़ना। तीसरी और आखिरी विधि शुरुआती वक्ताओं के लिए न केवल बहुत प्रसिद्ध है
बल्कि कारगर भी है। हालांकि भाषण पर तैयार की गई टिप्पणी के टिप्पणी के दोबारा पढ़ने का सुझाव केवल शुरुआती वक्ताओं के लिए है। तजुर्बेकार वक्ता को केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। भाषण के लिए एक विस्तृत योजना बनाइए। प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम तैयार कीजिए। क्रम को कागज पर लिखिए। ध्यान रखिए, भाषण के क्रम की जानकारी बहुत सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषण पर टिप्पणी तैयार करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी महान कार्य को अंजाम देने के लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 2, परिभाषा और उदाहरण। आम नजरिए के आधार पर उत्पन्न विचार। महान हस्तियों के जीवन से मिली प्रेरणा। नंबर 3, अन्य मानसिक शक्तियों से संबंधित कारण, कल्पना, याददाश्त, इच्छा। नंबर 4, ध्यान आकर्षित करना। अस्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। अस्वाभाविक तौर पर ध्यान आकर्षण। निष्कर्ष। अस्वाभाविक और स्वाभाविक ध्यान आकर्षण के परिणाम इसी प्रकार कुछ और संक्षिप्त वर्णन के जरिए एक अभ्यस्त वक्ता ध्यान आकर्षित करने वाले विचारों को महत्वपूर्ण स्थान, विचारों की गहराई को प्रभावशाली मुख्य विचार लाल स्याही से अंकित और टिप्पणी के मुख्य पंक्तियों के नीचे रेख खींच कर महत्व देने योग्य बनाने जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। अंकित किए गए महत्वपूर्ण विचारों से संबंधित अभ्यास और तैयार भाषण के दौरान स्वाभाविक रूप से दर्शनती हो जाती है। लेकिन एक अनुभवहीन और शुरुआती वक्ता के लिए सलाह है कि पूर्ण लेख तैयार करें। साथ ही ये भी सुझाव है कि पूर्ण लेख तैयार करने की आदत की धीरे धीरे लेख से संबंधित संक्षिप्त बिंदु लिखने में बदलाना चाहिए। कुछ समय के लिए लेख के द्वारा पढ़ने की विधि आवश्यक होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने से यदि यही विधि बुराई का रूप ले लेती है। अभ्यास वक्ता भी इसी विधि का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में ही करे। सुझाव है कि जहाँ तक हो सके लेख के द्वारा भाषण देने की परिस्थितियों को टालना चाहिए। तत्कालिक भाषण निश्चित रूप से बिना तैयारी भाषण देने की कला स्वापारी है। इस तरह के भाषण को जनता बहुत पसंद करती है और ये महान वक्ताओं का पसंदीदा अंदाज होता है। तत्कालिक भाषण को कई बार
बिना तैयार किए गए भाषण के तौर पर समझा जाता है। वास्तव में आम तौर पर ये बिना तैयार किए गए भाषण भी है, लेकिन यही तैयारी का मतलब विषय का ज्ञान नहीं होने से नहीं है। इसके विपरीत तत्कालिक भाषण देने के लिए उन सभी तैयारियों का होना जरूरी है जो हमने तैयारी के जरिए वहाब अभियान में पढ़ी थी। ऐसे मौके पर भाषण के मौके से मिली प्रेरण, विचार और भाषण पर परख के अभ्यास का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप तत्कालिक भाषण प्रस्तुत करने में समर्थ है तो दर्शकों के दिलों को छूने में ज़रूर कामयाब होंगे कि एक प्रकार से दर्शक ऐसे वक्ता के साथ जुड़ा महसूस करते हैं और विचार के भाव को करीब से समझते हैं। तत्कालिक भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दिल से विचारों को व्यक्त करता है। ऐसा करते वक्त ना तो वक्ता में हिचक होती है और ना ही शब्दों का अभाव। वक्ता का ध्यान भटकाने के लिए लेख, टिप्पणी और मुख्य बिंदु जैसी विधि कागज पर लिखी नहीं होती। वक्ता सीधे दर्शकों से संपर्क स्थापित करता है और विचारों में छुपी संदेश को बेखान प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति में कामयाब होते हैं। लेख में शामिल किए गए वाक्यों कोई बार ठंडे और फीके महसूस होते हैं। अर्थ दर्शक पर अपेक्षा के अनुसार प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब वक्ता दिल से बोलता है तो वक्तव्य से संबंधित सभी दृष्टियाँ एकत्र हो जाती है और भाषण जीवंत हो जाता है। तत्कालीन भाषण प्रस्तुत करते समय वक्ता दर्शकों को रुचि को भांपते हुए किसी विचार के व्याख्यान को विस्तार दे सकता है, तो कोई विचार का व्याख्यान त्याग भी सकता है। हालांकि सभी वक्ताओं के लिए इस विधि को अपनाना संभव नहीं है। ये भाषण के सबसे कठिन विधि है। इस विधि को कड़े अभ्यास के बिना नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन बाकी विधियों के मुकाबले इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गहरा होता है। इस विधि के इस्तेमाल को एक बड़ी कमी यह है कि कई बार वक्ता मुख्य विचार से भटक जाता है। इस खतरे को टालने के लिए मानसिक तौर पर की गई तैयारी पर ही ढूंढ रहे। यदि भाषण के बीच भटकाव की स्थिति का एहसास हो तो याददाश्त में शामिल किसी उदाहरण या मुहावरे का दर्शाने प्रयोग करें और फिर सहजता से मुख्य विचार को प्रस्तुत करना शुरू करें। अभ्यास के लिए वाद विवाद करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़े बात करें और बस बात ही करते रहे और ख्याल रहे कि तैयारी के बिना तत्कालिक वाद विवाद करें। कई बार आपका उपहास ज़रूर होगा, लेकिन कामयाबी के लिए ये बलिदान ज़्यादा बड़ा नहीं माना जा सकता। टिप्पणी और लेख से संबंधित मुख्य बिंदु
बेसिकियों की तरह कमजोरी को प्रतीक है। याद रखें कि वक्ता की सफलता दर्शकों की उम्मीद पर रखा उतारने से मिलती है। कोशिश करें कि कागज़ पर तैयारी की जगह मानसिक तौर पर तैयारी कीजिए। व्याख्यान की संयुक्त विधि। भाषण की दूसरी विधि को कई महान वक्ताओं और हर दिन किसी नए विषय पर बोलने वाले वरिष्ठ अध्यापकों के अपनाया है। हालांकि हर वक्ता ने इस विधि में अपनी सुविधा के अनुसार मामूली बदलाव ज़रूर किए हैं। ऐसे वक्ताओं के तैयारी किए गए भाषण को अच्छी तरह याद करते हैं, लेकिन सावधानी के लिए मुख्य बिंदु और भाषण के क्रम का संपादित लेख पुस्तक के पन्नों के बीच में रख लेते हैं और पुस्तक के पन्ने को पलटते वक्त तैयार किए गए लेख पर सावधानी के लिए ध्यान देते रहते हैं। इस प्रकार वक्ता को भाषण में प्रभाव बनाए रखने में माहौलियत होती है। कुछ वक्ता भाषण के क्रम को कम महत्व देते हैं और केवल भाषण से संबंधित मुख्य विचारों पर लेख तैयार करते हैं। इसी प्रकार कुछ वक्ता भाषण के अहम विचारों पर संदेश पर विस्तृत लेख तैयार करते हैं और उस लेख का शब्दों दर शब्द उच्चारण करते हैं। लेख में शामिल उदाहरणों और मुहावरों को भी कागज पर उतारा जा सकता है। कुछ वक्ता भाषण के अहम हिस्सों को लेख पढ़कर प्रस्तुत करते हैं और बाकी हिस्सों को तात्कालिक तौर पर पेश करते हैं। इसी विधि को भाषण को संयुक्त भी कहा जाता है। आप भी मौके की नज़ाकत, विषय के महत्व और दर्शकों की उम्मीद के आधार पर इन विधियों का मिला जुला खाना उपयोग में ला सकते हैं। इस खाके का स्वरूप वक्ता के अंदाज और ज़रूरत पर निर्भर करते हैं।